Good morning to all of you students and myself डॉक्टर एस.के. सिंह। मैं यहाँ पे आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने के लिए आया हूँ। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इस सब्जेक्ट में आपको कुछ आने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं आता तो बहुत समझ में आएगा। जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स में होता है, आप दूसरे सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं तो उन सब्जेक्ट्स में कहते हैं कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको ये दूसरा सब्जेक्ट आना चाहिए। अगर उस दूसरे सब्जेक्ट के बारे में आप कम जानते हैं तो ये सब्जेक्ट आपको नहीं आएगा। ऐसी बातें आप सुनते हैं। बट इस सब्जेक्ट के साथ अच्छी बात यह है कि आपको दूसरा कोई सब्जेक्ट जानने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको समझ में आएगा। अगर आप हाई स्कूल पास भी हैं तब भी आपको पूरा समझ में आएगा। आपने इंटर पास किया है तब भी पूरा समझ में आएगा। आपने डिप्लोमा कर लिया है तब भी पूरा समझ में आएगा। और आपने अगर बीटेक कर लिया है तब भी ये सब्जेक्ट आपको पूरा समझ में आएगा। इस सब्जेक्ट की ब्यूटी यही है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपको 3-4 आपके सब्जेक्ट जो हैं वो अपने आप समझ में आने लगते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है द थर्मोडायनेमिक्स इज द बैकबोन ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियर। अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स नहीं आती है तो फिर आपको कहते हैं क्या मैकेनिकल इंजीनियर हो, आपको आपका बेसिक सब्जेक्ट नहीं आता है। अब इस बेसिक सब्जेक्ट को जानने के लिए, समझने के लिए हम लोग बातें करेंगे इस सब्जेक्ट में क्या क्या है, किस सीक्वेंस में पढ़ना है, कैसे इसको अपने फिजिकल चीजों से प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कैसे रिलेट कर पाएंगे। इन सारी चीजों को रिलेट करते हुए चलोगे, समझोगे तो आपको सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दूसरी बात, यह सब्जेक्ट जब आप पहली बार पढ़ने की कोशिश करते हो तो इस सब्जेक्ट को पढ़ते समय आपको लगेगा कि हमें कुछ नहीं आ रहा समझ में। बट जब इसी सब्जेक्ट को आप दोबारा पढ़ने की शुरुआत करोगे तो आपको लगेगा कि यस, हमें समझ में आना स्टार्ट हुआ है। लेकिन दोबारा पढ़ने के बाद लगेगा कि हमें समझ में तो आ रहा है, लेकिन बाद में जैसे ही आप पढ़ना बंद करोगे तो आपको लगेगा कि फिर हमें सब भूल गया, कुछ नहीं आता है, रिलेट नहीं कर पाओगे। लेकिन तीसरी बार जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो आपको इसमें सब कुछ समझ में लगेगा कि सब कुछ समझ में आए। जो चीजें मैं यहां बताऊंगा, छोटी छोटी चीजें, उन चीजों को अगर एक साथ आपने इकट्ठा कर लिया, एक साथ छोटी सी चीजों को जोड़ लिया तो यह सब्जेक्ट बहुत सिंपल होने वाला है। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ध्यान से सब्जेक्ट को समझना है। समझते समय आप इसको कंसंट्रेट होके यस क्या कह रहा है ये अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर दीजिए, आपको सब्जेक्ट आसान लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट अगर समझ में आ गया तो आपको कुछ बेसिक सब्जेक्ट हैं, जैसे आपको थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स समझ में अगर आ जाती है तो आप कहते हैं कि आपको अप्लाइड थर्मो तभी आएगी जब आपको बेसिक थर्मोडायनेमिक्स समझ में आएगी। बात समझ में आ रही है मेरी? तो आप अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए आपको बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना जरूरी है। उसका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। जब तक उसका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको अप्लाइड थर्मो नहीं आएगी। दूसरी बात, आपको बेसिक थर्मोडायनेमिक्स आएगी तभी आपको आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम तभी समझ में आएगा। वो सब्जेक्ट तभी आपको अच्छे से आएगा, तभी उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जब आपको बेसिक थर्मोडायनेमिक्स आएगी। इसका मतलब हुआ तीसरा सब्जेक्ट एक और है, आईसी इंजन, इंटरनल कंबस्चन इंजन। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये भी तभी आपको समझ में आएगा जब आपको बेसिक थर्मोडायनेमिक्स आएगी। इसका मतलब हुआ कि अगर मुझको बेसिक थर्मोडायनेमिक्स आ गई तो आगे की राह, आगे की जो मेरा रास्ता है वो बहुत आसान हो जाएगा। और
ये मेरी गारंटी है कि मैं आपको इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। बस आपको कंसंट्रेट होकर समझना है, एक एक चीज को देखना है कि कहां से। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आया तो कहां से आया, क्यों हम ऐसी बातें करते हैं, क्यों हम कहते हैं कि यस ये छोटी सी चीज है, बट वो चीज कहां कहां अप्लाई होगी ये मैं आपको दिखाऊंगा पूरे थर्मोडायनेमिक्स में। तो इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले यह देख लेते हैं कि इस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल हैं, उन मॉड्यूल्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली चीज, इस सब्जेक्ट को पढ़ते समय हमें यह देखना है कि इसका नाम है बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। मतलब यह बेसिक है, अगर यह बेसिक समझ में आएगा तभी आप कर पाओगे। अब आप सोचिए, अगर यह सब्जेक्ट नहीं आया तो आगे जो मैंने अभी 3 सब्जेक्ट आपको गिनाए वो 3 सब्जेक्ट आपको नहीं आएंगे। अब अगर वो 3 सब्जेक्ट नहीं आएंगे, और भी सब्जेक्ट रिलेटेड है बट ये बहुत ज्यादा रिलेटेड है, अगर वो 3 सब्जेक्ट नहीं आए मतलब टोटल 4 सब्जेक्ट हो गए। टोटल 4 का मतलब लगभग थर्मल का पोर्शन। अब थर्मल का पोर्शन अगर आपको नहीं आएगा तो कोई भी एग्जाम आप देने जाओगे बेटा, तो आप सोचो अगर ये नहीं आएगा तो फिर उसके क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन नहीं कर पाए तो फिर आपका सिलेक्शन होना आसान नहीं है। इसीलिए इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि इस सब्जेक्ट के हेल्प से हम अदर सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं, और दूसरे सब्जेक्ट तभी समझ में आते हैं जब हमें यह सब्जेक्ट समझ में आ जाता है। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर हम बात करते हैं बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की, तो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में हमारे जो मॉड्यूल हैं वो कौन कौन से हैं जरा देखिए यहां पे। मॉड्यूल 1 में अगर बात करेंगे बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की, तो इन दिस मॉड्यूल हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट एंड डिफिनीशंस की बात करेंगे, टेम्परेचर यानी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, हीट एंड वर्क की बात करेंगे, एंड आइडियल गैस इक्वेशंस की बात करेंगे। दिस इज द मॉड्यूल 1। जब आप सेकेंड मॉड्यूल में हम चलेंगे तो उस मॉड्यूल में हम लोग बात करेंगे इन द सेकेंड मॉड्यूल दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक कुछ चीजें होती हैं जिन्हें सिस्टम्स कहते हैं, क्या होते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। क्लोज सिस्टम के लिए पढ़ेंगे, ओपन सिस्टम के लिए पढ़ेंगे, और ओपन सिस्टम के लिए हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस की बात करेंगे कि व्हाट इज द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इतना बड़ा इक्वेशन है कि हम देखेंगे आगे कि किस तरीके से इसी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से बर्नौली इक्वेशन निकल के आता है, जिसको आप फ्लूइड में कहते हो दैट इज द किंग ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स। बट ये बर्नौली इक्वेशन, ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो होते हैं, ये सब के सब कहां से निकल के आते हैं वो हम लोग यहां पे देखेंगे। ओके, सेकेंड जो थर्ड मॉड्यूल है, थर्ड मॉड्यूल में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जो स्टेटमेंट्स हैं, हमारे 2 स्टेटमेंट्स होंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। एक को कहेंगे क्लासियस स्टेटमेंट, एक को कहेंगे केल्विन स्टेटमेंट। इन सब को देखेंगे किस तरीके से दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, कैसे हम किसके थ्रू हीट इंजन की बात करते हैं, किसके थ्रू रेफ्रिजरेशन एंड एयर की बात करते हैं, किसके थ्रू हीट पंप की बात करते हैं। ये सारी चीजें हम इस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे। फिर उसी में आगे चलेंगे तो एंट्रोपी देखेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंट्रोपी? दिस इज द किंग ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंट्रोपी कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया आपको तो आगे का सब कुछ समझ में आने वाला, कुछ बचता ही नहीं। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब लोग कहते हैं कि एंट्रोपी है, तो एंट्रोपी समझना बहुत जरूरी है। एंट्रोपी क्या है, कैसे होता है,
ये सारी बातें हम लोग करें। फिर चौथे मॉड्यूल में हम लोग थोड़ी सी चीजें देख लेंगे, दैट इज एयर कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो दीज आर थिंग्स रिलेटेड टू बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। इतना कंटेंट हमें इस सब्जेक्ट में कवर करना है। अब अगर इतना कंटेंट हमें इस सब्जेक्ट में कवर करना है तो नियर अबाउट देखते हैं कितना टाइम लगेगा, बट सब कुछ बहुत स्लो माइनर में, बहुत धीरे धीरे आपको ज्यादा समझ में आए, इसलिए मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आए। उसको आपको नोट्स अवेलेबल ही है, आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी। बाकी चीजें मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा, तो वो चीजें आप देख करके उसको नोट भी कर सकते हैं। आप नोट करेंगे तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मॉड्यूल 1 पे जब चलते हैं, हम मॉड्यूल 1 पे कहते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है थर्मोडायनेमिक्स का, डिफिनीशंस क्या क्या है थर्मोडायनेमिक्स की, जरा उस पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द कंटेंट फॉर द मॉड्यूल 1, यानी थर्मोडायनेमिक्स, डिफिनीशन, एप्लीकेशन, अप्रोच। थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम क्या होते हैं, सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफिनीशंस, फीचर्स एंड टाइप्स। ये कंटेंट है हमारे मॉड्यूल 1 का। अब इन्हीं को मॉड्यूल 1 में जो हमारा चैप्टर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उसमें हमें इतनी चीजें 1 बाय 1 कवर करनी है। इतनी चीजें क्लियर हो रही हैं? बोलो भाई, अगर इतनी बातें समझ में आ गई कि हमें क्या क्या, पहली चीज हमें यह बात समझ में आ जाए कि इस सब्जेक्ट का मतलब क्या है, इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, यह सब्जेक्ट हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इस सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी है, फिर इस सब्जेक्ट में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं 1 बाय 1। यकीन मानो आपको बहुत मजा आने वाला है। अगर आप ध्यान से समझेंगे, ध्यान से मेरे साथ जुड़े रहेंगे, तो आपको सब क्लिस्टर क्लियर होगा, एकदम पानी की तरह क्लिस्टर क्लियर चीजें आपको होंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपके सीट के मैक्सिमम क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लोगे, मुझे कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको मैं दूंगा तो आप खुद कहोगे कि यस, इसके क्वेश्चन तो हमें आते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है सॉल्व मिलने की, हम खुद कर लेंगे इतने क्वेश्चन। मैं आपको इतना सब कुछ इसमें कराने वाला हूं। ठीक है, अब चलिए, अब थोड़ा सा शुरू करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनामिक्स? जैसे इसके शब्द में आओ, इसका शब्द क्या कहता है? शब्द है, सब्जेक्ट का नाम है थर्मोडायनामिक्स। सब्जेक्ट का नाम है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो यह सब्जेक्ट का नाम इटसेल्फ अपने आप में यह हमें डिफिनीशन बता रहा है। व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स? यह अपने आप में हमें डिफिनीशन बता रहा है। थर्मोडायनेमिक्स ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक को अगर हम देखें, दैट इज द थर्म और थर्मो, यानी एक को कहा गया थर्मो और दूसरे को कहा गया डायनामिक्स। दिस इज नथिंग बट थर्मो, दिस इज नथिंग बट डायनामिक्स। मींस थर्मो मतलब आप सब जानते हैं, हीट की बात करेगा। थर्मो का मतलब आप सब जानते हैं, हीट। डायनामिक्स का मतलब भी आप सब जानते हैं, मोशन। थर्मो का मतलब आप सब जानते हैं, डायनामिक्स का मतलब आप सब जानते हैं। यानी थर्मो का मतलब हुआ हीट, डायनामिक्स का मतलब हुआ इन मोशन, डायनामिक्स का मतलब हुआ इन मोशन और प्रोड्यूस मोशन। मींस हीट इन मोशन। अब हीट अगर टर्म आया, यानी हीट टू मोशन, हीट टर्म आया, हीट कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है? अगर आप देखेंगे तो हीट कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से रिलेटेड है। हीट का मतलब ही हो गया कि ये एनर्जी की बात करने वाला है। हीट का मतलब ही हो गया एनर्जी, यानी एनर्जी इन मोशन। यानी हीट किसकी बात किया? हीट ने बात किया एनर्जी की।
हीट ने बात किया एनर्जी की। किसकी बात किया? एनर्जी की बात किया। इसका मतलब हुआ कि जब आप एनर्जी की बात करते हैं, जहां एनर्जी की बात किया वहां इन मोशन की बात किया। मतलब आप जहां एनर्जी देंगे वहां मोशन प्रोड्यूस होगा। मतलब मोशन प्रोड्यूस करना है या मोशन में आना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देने का मतलब हुआ कि जहां आप देखिए ना, आप जैसे ही एनर्जी आप किसी को देते हो वो मोशन में आ जाता है। जैसे ही एनर्जी किसी को देते हो वैसे ही वो कुछ ना कुछ मोमेंटम करने लगता है। इसका मतलब हुआ आपने एनर्जी दिया तो उसमें मोशन प्रोड्यूस हुआ। मोशन प्रोड्यूस होने का मतलब हुआ कि एनर्जी का मतलब हुआ कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि एनर्जी का मतलब है कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क यानी एनर्जी का कहीं ना कहीं मतलब हुआ कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क यानी हम एनर्जी का मतलब हुआ कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी के काम करने की क्षमता। यही तो एनर्जी की बात करेगा। अब किसी के काम करने की क्षमता अगर एनर्जी की बात करती है तो इसका मतलब हुआ एनर्जी काम तो कई तरीके के हो सकते हैं। सबके बहुत ढेर सारे काम हैं। कहीं झाड़ू लगाना काम है, पढ़ाना एक काम है, दौड़ना एक काम है। इसका मतलब हुआ कि ये जो वर्क है ये डिफरेंट टाइप के वर्क हो सकते हैं। सबकी अपनी अपनी वर्क करने का कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है। जैसे मैं आपसे ये बात करूं कि मेरी पढ़ाने की कैपेसिटी बहुत है। मैं पढ़ाने के लिए आप मुझे कह दो 4 घंटे खड़े होकर पढ़ाओ, मैं ये सुशील सर आए हैं 4 घंटे खड़े होकर सुशील सर पढ़ाएंगे, सुशील सर को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपके पढ़ने की क्षमता है। कोई स्वीपर है, उसके झाड़ू लगाने की क्षमता है। आप हमें दे दो 1 घंटे झाड़ू लगाने को, कभी नहीं लगा पाएंगे। इसका मतलब हुआ कि अगर आप काम करने की जो कैपेसिटी है वो सबकी अलग अलग है। अगर काम करने की कैपेसिटी अलग अलग है इसका मतलब हुआ कि जो वर्क है वो बहुत ढेर सारे तरीके के वर्क हो गए। अब अलग अलग तरीके के अगर वर्क हैं इसका मतलब हुआ कि उस वर्क को करने के लिए अलग अलग तरीके की एनर्जी भी होगी। अलग अलग तरीके की एनर्जी भी होगी। अगर अलग अलग तरीके की एनर्जी की बात करते हैं, जैसे अगर आपने कहा कि ये एनर्जी है, एनर्जी का मतलब हुआ कैपेसिटी टू डू वर्क। अलग अलग डिफरेंट बहुत ढेर सारे तरीके के काम हैं, वर्क हैं। अगर इतने तरीके के काम हैं तो उतने ही तरीके की एनर्जी भी होगी। जितने तरीके के वर्क वैसे ही आपको एनर्जी भी मिलेगी। जैसे अगर आप एनर्जी की बात करें तो क्लासिफिकेशन अगर आप बात करें तो केमिकल एनर्जी हो सकता है। केमिकल एनर्जी हो सकता है। केमिकल एनर्जी का मतलब हुआ, अगर मैं यहां दिखाऊं आपको, दिस इज एनर्जी। डिफरेंट टाइप की एनर्जी हो सकती है। जैसे केमिकल एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, न्यूक्लियर एनर्जी हो सकती है ना, न्यूक्लियर एनर्जी हो सकती है, एक्सेट्रा। और भी बहुत तरीके की आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी की बात कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर सकते हो। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। इस फॉर्म में यानी इस तरीके की कुछ एनर्जी
आपको अलग अलग तरीके की एनर्जी होती है। इन टाइप्स ऑफ एनर्जी में जाने से पहले अगर हम लोग बात करें कि एनर्जी का मतलब, मैंने आपको समझाया कि एनर्जी का मतलब हुआ कि कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क। अब आपकी काम करने की क्षमता, यही से हम ये बोल सकते हैं कि कैपेसिटी टू डू वर्क का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। अब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी है, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क होगा तो उसकी डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी होगी। अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी अगर आप देखें तो दो कंडीशन में हम बात कर सकते हैं, दो कंडीशन में हम बात कर सकते हैं। फर्स्ट है ऑन द स्टेट, फर्स्ट है ऑन ए स्टेट, ऑन ए स्टेट, एंड सेकेंड है इन मोशन, सेकेंड है इन मोशन। अब ऑन द स्टेट का क्या मतलब है? ऑन द स्टेट का मतलब है कि जब आपने एनर्जी की बात किया, दिस इज द एनर्जी, ये एनर्जी दो कंडीशन में हो सकती है, ऑन द स्टेट एंड इन मोशन। जब ऑन द स्टेट की बात करोगे इसका मतलब वो किसी पर्टिकुलर स्टेट पे है, पर्टिकुलर स्टैटिक कंडीशन में है। यानी पर्टिकुलर स्टैटिक कंडीशन का मतलब हुआ कि वो एक पर्टिकुलर स्टेट में है, वो मोशन नहीं कर रहा है। अगर वो मोशन नहीं कर रहा है मतलब वो रुका हुआ है, वो रुका हुआ है, इसका मतलब है कि वो रुका है। उस कंडीशन में, उस स्टेट पर उसकी जो एनर्जी होगी उसको ऑन स्टेट एनर्जी कहा जाता है। जैसे किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे कह दो किसी 7 बजे मेरी एनर्जी ये है, इसका मतलब ऑन ए स्टेट, ऑन पर्टिकुलर कंडीशन, उस कंडीशन में जो एनर्जी होगी उसको कहा जाता है कि एनर्जी ऑन ए स्टेट। जैसे आगे चलेंगे, इन सारे वर्ड को पढ़ेंगे, इन सबको हम लोग देखेंगे भी। अगर आप आगे देखें, इंटरनल एनर्जी, ऑन स्टेट में कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है? इंटरनल एनर्जी हो सकती है, एंथैल्पी हो सकती है, एंट्रोपी हो सकती है, गिब्स फंक्शन हो सकता है, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन हो सकता है। दीज टाइप्स ऑफ एनर्जी आर ऑन स्टेट एनर्जी। ये सबके सब जो एनर्जी हैं ये ऑन स्टेट एनर्जी की बात करते हैं। यानी ये जब ऑन स्टेट का मतलब मैंने आपको बताया कि ऑन स्टेट एनर्जी का मतलब है कि जब कोई सिस्टम पर्टिकुलर स्टेट में है, यानी मोशन नहीं कर रहा है, रुका हुआ है, एकदम अपनी कंडीशन पे है। जैसे कहा कि पर्टिकुलर 7 बजे इसकी एनर्जी ये होगी, तो दैट कंडीशन में जो एनर्जी होती है उसको एनर्जी ऑन स्टेट कहा जाता है। दीज आर द एनर्जी ऑन स्टेट, ओके। एंड इन्हीं एनर्जी ऑन स्टेट को ही फॉर्म ऑफ एनर्जी कहा जाता है। जो स्टेट ऑन स्टेट पे जो एनर्जी होती हैं उनको कहा जाता है दीज आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये सबके सब क्या हैं? फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं। इनको क्या कहा गया? दीज आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब अगर ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसका मतलब ये पर्टिकुलर स्टेट पे जब कोई सिस्टम है उस समय वो रुका हुआ है, मोशन में नहीं है, उस समय उस सिस्टम की, उस किसी पर्टिकुलर ह्यूमन भी, किसी की भी पर्टिकुलर स्टेट पे, पर्टिकुलर कंडीशन पे जो एनर्जी है, दीज आर ऑन स्टेट एनर्जी। इन्हीं को कहा जाता है फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन्हीं को कहा जाता है फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे इंटरनल एनर्जी हो गई, एंथैल्पी हो गई, गिब्स फंक्शन हो गया, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन हो गया, एक्सेट्रा। इस तरीके की जो भी आपको मिल जाए ये सब के सब ऑन स्टेट एनर्जी हैं, ये सब के सब फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं। इन्हीं को फॉर्म ऑफ एनर्जी कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन स्टेट। समझ में आया? मैंने क्या बताया पहले? मैंने बताया व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको बताया कि 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है,
फर्स्ट इज द थर्मो, सेकेंड इज द डायनामिक्स। थर्मो का मतलब हुआ हीट, डायनामिक्स का मतलब इन मोशन। हीट का मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी से रिलेटेड है, मतलब एनर्जी इन मोशन। कहने का मतलब है आप किसी को एनर्जी दोगे तो उसमें मोशन आएगा। किसी को एनर्जी आपने प्रोवाइड किया, वो एनर्जी किस फॉर्म में है, दैट इज द डिफरेंट थिंग, वो बाद में बात करेंगे। आप किस तरीके की एनर्जी देते हो, जैसे किसी को पैसा मिल जाता है, उसमें थोड़ा वो उछलने लगता है, उसमें वो ये भी एक एनर्जी ही तो है, पैसे के रूप में एनर्जी दिया। किसी को कुछ अच्छा खिला दिया तो आपने एनर्जी ट्रांसफर करा दिया। किसी को एक राड लिया और गर्म करके उसके हाथ में पकड़ा दिया, देखो जैसे ही हाथ में आपने राड को पकड़ाया आदमी उछलने लगता है, यानी उसके अंदर जैसे ही एनर्जी आ गई वो उछलना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब दैट इज द एनर्जी। जो हीट का मतलब कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड हो गई, एनर्जी से रिलेटेड हो गई। एनर्जी का मतलब हुआ कि कैपेसिटी टू डू वर्क, ये मेरी कैपेसिटी है, ये मेरा पोटेंशियल। आगे चल के फॉर्म ऑफ एनर्जी को मैं पोटेंशियल की बात करूंगा, दीज आर द पोटेंशियल कहते हैं ना, क्यों, दिस इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता। भाई इसकी कहते हैं, इसके बहुत पोटेंशियल है, ये इस काम में इसके पास इतना पोटेंशियल है, ये इतना काम कर सकता है, इसका मतलब उसके अंदर उतना एनर्जी लेवल है, उतना एनर्जी उसके अंदर अवेलेबल है, तभी वो वर्क करने में सक्षम है। एनर्जी ही नहीं होगी तो वर्क नहीं करेगा। सेकंड मैंने कहा एनर्जी, जो सेकंड इन मोशन। इन मोशन की जब बात करोगे, इन मोशन की बात करोगे तो इन मोशन में जब आप कहेंगे तो इन मोशन में, इसमें यह टर्म याद रखिएगा कि इन दिस ऑन ए स्टेट का मतलब हुआ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड जब इन मोशन की बात करोगे, इन मोशन का मतलब हुआ कि मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अगर कुछ मोशन में है तो उसको बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। यहां पे जैसे मैंने कहा फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इन मोशन में कहेंगे, एक मिनट इसको थोड़ा सा हटा देता हूं यहां से, ठीक है ना, तो मेरे पास कर दीजिए सर, वो आ जाएगा, कैसे करेंगे, हाँ ऐसे बढ़ा छोटा कर, इसमें जो ये दिख रहा व्हाइट वाला, हाँ दोनों ऊपर। एनर्जी मींस मैंने आपको बताया कि कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क, एनर्जी। अगर हम बात करते हैं तो दो चीजें हैं, वन ऑन ए स्टेट की बात करते हैं, सेकंड इन मोशन की बात करते हैं। ऑन स्टेट का मतलब मैंने बताया कि ऑन स्टेट का मतलब हुआ कि जब हमारा सिस्टम रुका हुआ है, मोशन नहीं कर रहा है, अगर वो मोशन नहीं करेगा, रुका हुआ है, उस कंडीशन में जो उसमें एनर्जी होगी दैट इज द स्टेट ऑफ द एनर्जी, दैट इज द ऑन स्टेट। इसी को कहते हैं इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसी को कहते हैं इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो मैंने कहा इन फॉर्म, इसी को आगे कहेंगे पोटेंशियल, इसी को आगे कहेंगे कि यस ये है इसके काम करने की कैपेसिटी। जैसे आप इंटरनल एनर्जी की बात करोगे, एंथैल्पी की बात करोगे, एंट्रोपी की बात करोगे, गिब्स फंक्शन की बात करोगे, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन की बात करोगे, तो दीज आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये मैं आपको समझा चुका हूं। अब अगर बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन मोशन, इन मोशन का मतलब हुआ इट इज नथिंग बट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी।
ओके, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन मोशन का मतलब हुआ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो अगर यहां मार्कर मेरा चलता नहीं, कुछ तो हैंग कर रहा है सिस्टम। यस यस, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन कैपेसिटी टू डू वर्क, मैंने कहा क्लासिफाई करें ऑन स्टेट, एंड सेकेंड है इन मोशन। जब इन मोशन की बात करेगा तो कहेगा मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब अगर कोई कहता है मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, तो दुनिया में एनर्जी ट्रांसफर करने के केवल दो ही मोड हैं। एनर्जी ट्रांसफर करने के केवल दो ही मोड हैं। एक मोड को कहा गया, एक मोड को कहा गया एक मोड को कहा गया मोड, यानी मींस इन मोशन का मतलब हुआ कि मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एंड मोड ऑफ ट्रांसफर एनर्जी यानी एनर्जी को ट्रांसफर करने के केवल दो ही मोड आपको मिलेंगे। वो दोनों मोड कौन कौन से होंगे आप सब जानते हैं। एक को कहा जाता है हीट, दूसरे को कहा जाता है वर्क। एक को कहा जाता है हीट और दूसरे को कहा जाता है वर्क। यानी जब भी मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, आप सिर्फ कहेंगे कि मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर दो हो सकते हैं। एक को कहा जाता है हीट और दूसरे को कहा जाता है वर्क। यानी यहां से यह बात क्लिस्टर क्लियर हो जाती है कि जो हम कैपेसिटी टू डू वर्क की बात करते हैं, इसमें कहते हैं ऑन ए स्टेट एंड इन मोशन। जब ऑन ए स्टेट की बात करते हैं तो उस समय इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फंक्शन, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, ये सब आते हैं और इन्हीं को कहते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी के फॉर्म हैं, ये एनर्जी के फॉर्म हैं। आगे चल के हम इसी को कैपेसिटी की बात करेंगे, इसी को पोटेंशियल की बात करेंगे। पोटेंशियल टू डू वर्क, काम करने की क्षमता, इन्हीं को यानी दीज आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट जब इन मोशन की बात करेंगे तो इन मोशन में आप कहेंगे, इन मोशन का मतलब मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। कुल दो ही मोड पाए गए। जिस मोड का मतलब जिसकी सहायता से एनर्जी का ट्रांसफर हो, जिसकी सहायता से एनर्जी का ट्रांसफर हो, उसी को कहा गया मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और वो कौन कौन से हुए? एक को कहा गया हीट और दूसरे को कहा गया वर्क। हीट एंड वर्क, इसका मतलब हुआ कि हीट एंड वर्क नॉट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। याद रखिएगा, मैंने कई जगह सुना कि लोग कहते हैं कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। नहीं, हीट और वर्क कभी भी एनर्जी के फॉर्म नहीं हो सकते हैं। दीज आर द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। अगर आप एनर्जी मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हैं, ये एनर्जी के ट्रांसफर करने के मोड हैं, लेकिन ये फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है। अभी आगे आप पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट चीजें आप कहेंगे। आप अभी जस्ट मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि यस व्हाट इज द प्रॉपर्टी, तब आप इन सबको पढ़ेंगे। चाहे वो इंटरनल एनर्जी हो, चाहे वो एंथैल्पी हो, आप कहेंगे दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम बिकॉज दीज आर द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। बट आप ये भी पढ़ते हैं कि जो हीट है, जो वर्क है, वो सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं हो सकते हैं। अगर वो सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब हुआ कि वो फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है। अगर वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होते, क्योंकि वो फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है इसीलिए वो प्रॉपर्टी नहीं हो सकते हैं। वो पाथ पे डिपेंड, यानी वो कब होंगे? जब मोशन में होंगे।
जब कोई चीज मोशन में होगा यानी प्रोसेस के साथ होंगे। अभी और मैं इसको डिटेल से आगे आप समझाऊंगा आपको कि इन मोशन का मतलब क्या है। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मींस हीट एंड वर्क, मींस हीट एंड वर्क। ऑन स्टेट मतलब फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो स्टेट में हो। मैंने आपको बताया कि अगर आप बात करते हैं एनर्जी की, एनर्जी का मतलब है कैपेसिटी। मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं, आपके दिमाग में भर जाए मेरे बोलते समय, आपको याद ना करना पड़े, आप इसको सुने और आपके दिमाग के अंदर घुस जाए चीजें। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इसलिए मैं बार बार चीजों को रिपीट कर रहा हूं। एनर्जी का मतलब हुआ कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क। अगर हम उसको देखते हैं एनर्जी कैपेसिटी टू डू वर्क, तो हम कहते हैं दो चीजें हो सकती हैं, एक ऑन स्टेट हो सकती है, एक इन मोशन हो सकती है। ऑन स्टेट का मतलब हुआ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऑन स्टेट का मतलब हुआ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऑन स्टेट का मतलब हुआ सिस्टम हमारा क्या है, सिस्टम हमारा क्या है, चल नहीं रहा है, मोशन नहीं कर रहा है, रुका हुआ है, एक ही कंडीशन में रुका खड़ा हुआ है। अगर वो एक कंडीशन में रुका है, इसका मतलब वो उस समय की स्टेट है, उस समय की कंडीशन है। और जब वो उस समय की कंडीशन है, इसका मतलब उस समय जो एनर्जी है उसको बोलते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब हुआ कि स्टेट में है, स्टैटिक है, मोशन नहीं कर रहा है, रुका हुआ है, उस कंडीशन में एक पर्टिकुलर टाइम पे उस समय उसकी जो कंडीशन है, दैट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेकंड मैंने बताया इन मोशन। इन मोशन का मतलब मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जब वो चल रहा है, जब वो चल रहा है, अगर वो चलेगा, अब वो कब चलेगा, जब उसको एनर्जी देंगे। कब चलेगा, जब एनर्जी देंगे तब तो चलेगा। अगर एनर्जी देंगे नहीं, एनर्जी उसको प्रोवाइड नहीं कराएंगे, तो कहां से चलेगा। इसका मतलब जब उसको एनर्जी दोगे तब वो चलेगा, मोशन में आएगा। तो इन मोशन का मतलब हुआ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जब वो इन में मोशन में होगा तो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की बात करेंगे। मोड ऑफ ट्रांसफर एनर्जी का मतलब हुआ कि एनर्जी को ट्रांसफर कराने के तरीके। एनर्जी को ट्रांसफर दो ही तरीके से हम करा सकते हैं, कोई तीसरा मेथड है ही नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है, किसी बना नहीं सकता। वो क्या कर सकता है, या तो हीट के फॉर्म में एनर्जी आपको प्रोवाइड करा सकता है, या तो हीट के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर करा सकता है, और या तो वर्क के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर करा सकता है। या तो हीट के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर करा सकता है, या तो वर्क के थ्रू ट्रांसफर करा सकता है। इसीलिए इनको कहा गया मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो अगर कोई कहे कि हीट एंड वर्क क्या है, तो आप आज के बाद ये कभी नहीं बोलेंगे कि हीट एंड वर्क फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं। हीट एंड वर्क कभी भी एनर्जी के फॉर्म नहीं हो सकते हैं। अगर ये एनर्जी के फॉर्म नहीं है, ये क्या है, ये मोड्स है, मोड्स हैं। ये क्या है, ये मोड है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। यानी एनर्जी को ट्रांसफर दो तरीके से करेंगे, एक हम हीट के थ्रू कर सकते हैं, दूसरे हम वर्क के थ्रू कर सकते हैं। तो अगर कोई पूछे मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या है, तो आप कहेंगे हीट एंड वर्क। आप क्या कहेंगे, हीट कहेंगे, वर्क कहेंगे, यही दोनों एनर्जी हैं। अब अगर आपको यह बात क्लियर हो गई, एनर्जी क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क है, दो चीजें हो सकती हैं ऑन स्टेट। ऑन स्टेट का मतलब फॉर्म ऑफ एनर्जी, किसी कंडीशन में रुका हुआ है, उस समय जो एनर्जी है उसको बोलते हैं ऑन स्टैटिक यानी स्टेट कंडीशन में, उसको फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलते हैं। जैसे इंटरनल एनर्जी हो गई, एंथैल्पी हो गई, गिब्स फंक्शन, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, ये सब हो गए। दूसरा इन मोशन की बात किया, मैंने कहा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की बात किया। जब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की बात किया तो आप कहेंगे कि हम एनर्जी का ट्रांसफर दो तरीके से करा सकते हैं, एक आप हीट दे दो, दूसरा वर्क होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। अब अगर ये दो चीजें क्लियर हो गई, आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कभी भी आए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी भी आए हीट एंड वर्क के बारे में, तो आप कहेंगे कि ये एनर्जी के फॉर्म नहीं है, दीज आर द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी ट्रांसफर कराने के मोड है, ये एनर्जी ट्रांसफर कराने के मोड है। अब जो एनर्जी है उसको ट्रांसफर कराना है। अब एनर्जी, मैंने कहा ना वर्क कई तरीके का हो सकता है। अब अगर वर्क कई तरीके का हो सकता है,
इसका मतलब एनर्जी भी कई तरीके की हो सकती है। और अगर एनर्जी कई तरीके की हो सकती है, एनर्जी कई तरीके की हो सकती है, इसका मतलब हुआ कि जो एनर्जी है क्योंकि काम कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा सबके अपने अपने अलग काम है, किसी का झाड़ू लगाना काम है, उसकी झाड़ू लगाने का कैपेसिटी बहुत है। मैं पढ़ाता हूं, मेरी पढ़ाने की कैपेसिटी बहुत है। आप चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आपकी दौड़ने की कैपेसिटी बहुत है। सबके कई तरीके के काम हैं। अगर कई तरीके के काम है, इसका मतलब हुआ कि एनर्जी भी कई तरीके की होंगी। इसका मतलब हुआ कि एनर्जी भी कई तरीके की होंगी। जैसे मैंने कहा केमिकल एनर्जी हो सकती है, मैंने कहा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, मैंने कहा मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, मैंने कहा न्यूक्लियर एनर्जी हो सकती है, और भी कई तरीके की एनर्जी हो सकती है, एक्सेट्रा। मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है। अब आपके पास केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी है। अब किसी को अलग अलग फॉर्म में एनर्जी की जरूरत है। जैसे आपको यह बल्ब जलाना है, इस बल्ब को जलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत है, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मतलब है। लेकिन इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पाने के लिए, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पाने के लिए सरकार को कहीं ना कहीं केमिकल एनर्जी की बात करनी पड़ेगी। वहां से वो लाएगा, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड कराएगा। इसका मतलब हुआ कि जहां पर जिस टाइप की एनर्जी की जरूरत होगी, वहां पर हमको क्या कराना पड़ेगा? वहां पर हमको ट्रांसफॉर्मेशन कराना पड़ेगा। हो सकता है आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत है, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत है, तो सरकार आपको केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देगी। किसी को केमिकल एनर्जी की जरूरत है, हो सकता है कहीं इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करना पड़े, हो सकता है इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करके देना पड़े। अगर आपको व्हीकल चलाना है तो आपको मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, केमिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हो सकता है मैकेनिकल को केमिकल में जरूरत हो जाए, ठीक है। इसका मतलब हुआ मैकेनिकल, न्यूक्लियर एनर्जी, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उनमें न्यूक्लियर एनर्जी आपको कन्वर्ट करके न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब हुआ कि जहां जहां हमें जरूरत पड़ेगी, वहां वहां हमें एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कराना पड़ेगा। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन कराने की जरूरत पड़ गई, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन कराने की जरूरत पड़ गई। मैंने कहा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। अब किसी को किस फॉर्म में, किसी को मैंने कहा बल्ब जलाना है, किसी को बाइक चलाना है, किसी को कहते हैं कि बहुत दिन से परेशान कर दिया है इसने, पाकिस्तान ने परेशान कर दिया, चलो इसके ऊपर बम छोड़ देते हैं, न्यूक्लियर बम छोड़ दे। मतलब किसी को न्यूक्लियर बम की जरूरत पड़ेगी, किसी को किसी और एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब यह हुआ कि जहां पर जिस टाइप की एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, हमको एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कराना पड़ेगा। अगर हमें उस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कराना पड़ा, तो ये जो सब काम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी करते हैं, ये कहां करते हैं? जिस ब्रांच में इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है उसी को थर्मोडायनामिक्स कहा जाता है। अब आप तो कहोगे सर हम ट्रांसफर की बात करते हैं। यस, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ट्रांसफॉर्मेशन से ही ट्रांसफर में आपको लेके आता हूं अभी मैं। ट्रांसफॉर्मेशन से यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इंटू न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी इंटू अनदर एनर्जी। इसका मतलब हुआ कि अगर हमें एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कराना है, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी चाहिए, तो हमें एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कराना पड़ेगा। अब अगर मुझे इस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कराना है, इसका मतलब हुआ कि जहां पे इन एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं उसी को थर्मोडायनामिक्स कहा जाता। अब डिफिनीशन निकल के आई है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम डिफिनीशन की बात करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी फॉर्म्स दैट इज नोन एज थर्मोडायनामिक्स मींस इट इज ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फॉर्म्स, जो एनर्जी के फॉर्म के ट्रांसफॉर्मेशन को डील करती है उसी को थर्मोडायनामिक्स कहा जाता है। जो एनर्जी के फॉर्म के, जो एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन करती है, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? थर्मोडायनामिक्स कहा जाता है। मींस थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फॉर्म्स। एनर्जी चेंजेस को जो डील करती है उसी को थर्मोडायनामिक्स कहा जाता है। अब जब आप एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज में भी कुछ चेंज आएगा। प्रॉपर्टीज क्या है वो हम आगे बात करेंगे। अभी मींस एनर्जी ट्रांसफर की बात करते हैं, यानी साइंस की वो ब्रांच जहां पर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। मैंने कहा ना, आपको ये बल्ब जलाना है, ये बल्ब जलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत है तो अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपसे मतलब है, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड कराने का काम गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट कहीं से केमिकल एनर्जी लाती है, उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करती है, फिर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है। सिमिलरली आपको गाड़ी चलाने के लिए मैकेनिकल एनर्जी की जरूरत है, वहां पे कहीं ना कहीं कुछ केमिकल एनर्जी है, उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके यानी ट्रांसफॉर्म किया जाता है। सो दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फॉर्म्स, व्हिच डील्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फॉर्म्स। इट्स क्लियर? बोलो भाई, ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर इतनी बात क्लियर हो गई है, इसका मतलब हुआ कि अब हमको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे। अब भैया बताओ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कब होगा? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कब होगा? कहीं भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन तब हो सकता है जब उनके बीच में क्या हो? इंटरेक्शन हो। यानी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए क्या जरूरी है? एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए इंटरेक्शन जरूरी है। बॉडीज का इंटरेक्शन जरूरी है। जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। इसका मतलब हुआ, अगर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो इंटरेक्शन होना चाहिए। इंटरेक्शन होना चाहिए। इंटरेक्शन का मतलब मेल मिलाप। इंटरेक्शन का मतलब मेल मिलाप। जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा, जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा बॉडीज के बीच में, तब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, यानी ट्रांसफर नहीं होगा। यानी पहली चीज एनर्जी क्या है हमने बताया, आपने समझा एनर्जी क्या है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी होती हैं।
एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे तरीके में कन्वर्ट करना पड़ता है। कन्वर्ट करने के लिए यानी उसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, और जिस ब्रांच में किया जाता है उसी को थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। साथ में ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए यह जरूरी है कि उनके बीच में मेल मिलाप हो, इंटरेक्शन हो। तो इंटरेक्शन बिटवीन द बॉडी, जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक उनके बीच में ट्रांसफॉर्मेशन यानी कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो सकता है। मतलब यह हुआ कि अगर ट्रांसफर कराना है, ट्रांसफॉर्मेशन होना है, तो बीच में मेल मिलाप होना जरूरी है, इंटरेक्शन होना जरूरी है। यानी इंटरेक्शन बिटवीन बॉडीज, बॉडी के बीच में इंटरेक्शन होना जरूरी है। जब इंटरेक्शन होगा तो फिर वो एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे? एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे। जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा, यानी ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए इंटरेक्शन होना जरूरी है। इंटरेक्शन का मतलब हुआ जब उनके बीच में इंटरेक्शन हुआ। भाई आप कभी कभी कहते हैं ना, आपके घर वाले कहते हैं उस लड़के से दूर रहना तुम, नहीं तो उसकी गलत आदतें अगर तुम सीख गए तो तुम्हारी पिटाई हो जाएगी, बोलते हैं घर वाले। इसका मतलब हुआ दूर ही रहना। अगर पास में गए तो इंटरेक्शन होगा, और इंटरेक्शन होगा तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफर होगा। जब आपके अंदर ट्रांसफर हुई मतलब उसने कुछ आपको दे दिया। इसका मतलब हुआ कि जब तक दूर हो तब तक कोई मेल मिलाप नहीं है आपके बीच में। जब तक दूर है तब तक कोई मेल मिलाप नहीं है आप लोगों के बीच में। जब तक मेल मिलाप नहीं है तब तक कुछ भी ट्रांसफर होने का कोई डर नहीं है आपके घर वालों को। लेकिन जैसे ही आप किसी ऐसे से मिले जो कि आपको डिस्टर्ब कर सकता है, आपको कुछ गलत चीजें ट्रांसफर कर सकता है, तो इसका मतलब हुआ कि आपके घर वाले कहते हैं उससे दूर रहना, नहीं तो गलत चीजें सीख लोगे। कब सीखोगे? जब मिलोगे, मेल मिलाप होगा, एक दूसरे के पास आओगे, मेल मिलाप करोगे। जब मेल मिलाप करोगे तो ट्रांसफर होगा। जब कोई चीजें ट्रांसफर होंगी तो आपके अंदर अच्छी या गलत चीजें आएंगी। अब इसका मतलब यह निकला कि ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए बॉडीज का इंटरेक्शन जरूरी है। जब बॉडीज का इंटरेक्शन होगा तो उसमें कुछ ट्रांसफर होगा। अब जो ट्रांसफर होगा वो दो ही तरीके से ट्रांसफर हो सकते हैं, दो ही तरीके से ट्रांसफर हो सकते हैं। क्या ट्रांसफर कर सकते हैं? दो ही चीजें, दो चीजें ट्रांसफर कर सकता है आपको सामने वाला, दो चीजें ट्रांसफर कर सकता है आपको सामने वाला। इसके अलावा कुछ भी ट्रांसफर नहीं कर सकता है। एक को कहते हैं मैटर, दूसरे को कहते हैं एनर्जी। इसके अलावा तीसरी चीज तो नहीं ट्रांसफर करेगा ना। दो चीजें ट्रांसफर कर सकता है। एक को कहते हैं मैटर। मैटर का मतलब हुआ जैसे ये पेन है, इस पेन को मैटर कहेंगे, यानी इसका कुछ वॉल्यूम है, कुछ मास है, दैट इज द मैटर। यानी जो ट्रांसफर करेगा वो दो चीजें ट्रांसफर कर सकता है। एक को मैटर कहेंगे, दूसरे को एनर्जी कहेंगे। एक को मैटर कहेंगे यानी वो कुछ आपको फिजिकल चीजें प्रोवाइड करा सकता है, यानी कुछ मैटर आपको दे सकता है। जैसे आप जाओगे तो आपको पेन दे देगा, आप जाओगे आपको कुछ पैसा दे देगा, आप जाओगे आपको कुछ किताब दे देगा, आप जाओगे आपको कुछ अनवांटेड चीजें दे देगा। इसका मतलब हुआ कि अगर ये जिसका मास और वॉल्यूम है दैट इज द मैटर, यानी वो आपको दो चीजें के अलावा दुनिया में कुछ ट्रांसफर हो ही नहीं सकती है। एक या तो मैटर ट्रांसफर होगा या तो एनर्जी ट्रांसफर होगा, या तो मैटर ट्रांसफर होगा या तो एनर्जी ट्रांसफर होगा। मैटर का मतलब जिसका कुछ मास होगा, जिसका कुछ वॉल्यूम होगा। एनर्जी का मतलब हुआ कि वो आपको कुछ एनर्जी की ट्रांसफर करेगा। क्या करेगा? एनर्जी ट्रांसफर करेगा। अब अगर
वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा। जैसे जैसे मैं कहते हैं ना, आज मैं उससे मिला और बहुत खुश हूं, आज मैं बहुत मोटिवेटेड हूं। कोई फ्रस्ट्रेट है, सर क्या करें, सर लॉकडाउन लग गया फिर से, कैसे पढ़ाई करें, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, क्या किया जाए। फ्रस्ट्रेट है, जॉब नहीं मिल रही है, जॉब नहीं क्रिएट हो रही है मार्केट में, लोग कहते हैं कहां से लाएं। तो इसका मतलब हुआ कि आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो। आपने कहा, आपने गलती से मेरे पास सोचे कि यार क्या किया जाए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो आपने सोचा चलो सर से बात करते हैं, शायद कुछ अच्छा पता चल जाए। आपने कहा कि चलो सुशील सर को फोन लगाते हैं। आपने सुशील सर को फोन लगाया, आपने मुझसे बात किया, आपने कहा सर हम बहुत परेशान हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लॉकडाउन लग गया है, क्लासेस नहीं चल रही हैं, सिलेबस कैसे खत्म होगा। मैंने आपको कहा कि बेटा ऐसा है, परेशान मत हो, आप हमसे मिलो। या आपको फोन पे मैंने मोटिवेट किया, आपको फोन पे मैंने मोटिवेट किया, मैंने कहा आप आके मिल लो। आप अगर मुझसे मिलने चले आए तो और अच्छा है, आप मुझसे मिले, मैंने आपसे बातें की, मैंने आपको मोटिवेट किया। आपको जब मोटिवेट किया तो मैंने आपको कुछ मैटर नहीं प्रोवाइड कराया, यानी जिसका मास और वॉल्यूम है वो नहीं प्रोवाइड कराया, बट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी आपको दिया जिससे कि आप मोटिवेट हो गए। आप कहे कि यस सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऑनलाइन पढ़ लूंगा, चीजें जहां क्लियर नहीं होंगी मैं बात कर लूंगा, लेकिन मैं पढ़ूंगा जरूर। और आप यहां से खुश होकर उछलते कूदते हुए गए। जैसे ही आपके पास एनर्जी आ गई, इसका मतलब मैंने आपको एनर्जी ट्रांसफर किया। जैसे ही मैंने एनर्जी ट्रांसफर किया, आपके अंदर मोशन आ गया, आप चलना स्टार्ट कर दिए। चलने का मतलब है कि आप उछलने लगे, तो उसको कहते हैं कि आपने एनर्जी ट्रांसफर कर दिया। तो हो सकता है कि आप सिर्फ मास ट्रांसफर कर रहे हो, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ट्रांसफर होना जरूरी है। ट्रांसफर होने के लिए ट्रांसफर दो चीजें हो सकती हैं, एक को कहेंगे मैटर और दूसरे को कहेंगे एनर्जी। एक जिसको मैटर कहेंगे उसका कुछ मास और वॉल्यूम होगा, एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। एनर्जी को कहते हैं कि हमने उसको एनर्जी प्रोवाइड करा दिया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपने उसको जब एनर्जी दिया तो उसके अंदर मोटिवेशन आया, यानी वो थोड़ा सा मूव करने लगा, यानी मोशन आ गया, मोशन आ गया। इसका मतलब हुआ यह भी हो सकता है कि दोनों ट्रांसफर करा दो आप। ऐसा नहीं है कि केवल मास या एनर्जी ही ट्रांसफर कराओगे, दोनों दे सकते हो। दोनों देने का मतलब है आप अपने किसी दोस्त से थोड़ा सा उसको परेशान करना चाहते हो, कहते हो कि आओ आज इसके साथ छेड़खानी करते हैं। जैसे ही करने की कोशिश करते हो तो आप कहते हो, आप क्या करते हो, आप ठंडी का समय चल रहा है, ठंडी का समय है, धीरे से कमरे पे बैठे हुए हैं हम दोनों, मैं और मेरा दोस्त बैठे हुए हैं। हम क्या किए, थोड़ी सी एक राड किचन में खाना बना रहे हैं कि खाना बनाने की कोशिश किए। जैसे ही खाना बना रहे थे हमने कढ़ाई में सब्जी बनाई, जैसे ही सब्जी बनाया मैंने और गैस को बंद कर दिया, अपने दोस्त को बुलाया, मैंने कहा ऐसा करो ये कढ़ाई है, जरा जल्दी से पकड़ के लाओ, निकाल के खाते हैं। दोस्त को नहीं पता मैंने कढ़ाई कब बंद की है, दोस्त को नहीं पता मैंने कढ़ाई की गैस कब बंद की है। दोस्त गया और कढ़ाई को तेजी से पकड़ लिया। जैसे ही कढ़ाई को पकड़ा वैसे ही वो उसमें मोशन आ गया, यानी वो उछलने लगा, यानी उसमें कुछ एनर्जी, जैसे ही एनर्जी प्रोवाइड कराया वैसे ही उसमें मोशन आया। जैसे उसमें मोशन आया इसका मतलब हुआ कि आपने उसको क्या कर दिया, उसको जैसे ही आपने कढ़ाई पकड़ा दिया मतलब मास का ट्रांसफर हो गया। आपने उसको कढ़ाई का या जो चम्मच होता है चम्मच दे दिया, मैंने उसको दिया, ले चम्मच गरम किया, चम्मच दे दिया, ये चम्मच दिया, लो चम्मच ले लो। जैसे ही मैंने उसको चम्मच दिया, चम्मच देते ही मैंने उसको मास का ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही चम्मच को उसने पकड़ा उसको गर्म लगा, यानी उस पर एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। जैसे ही एनर्जी का ट्रांसफर हुआ उसमें मोशन स्टार्ट हो गया। इसका मतलब हुआ कि मैंने उसको मास का भी ट्रांसफर किया, मैंने उस पर एनर्जी का ट्रांसफर किया। जैसे ही एनर्जी उसके अंदर गई उसमें मोशन आ गया। उसमें क्या हो गया, मोशन आ गया। जैसे ही मोशन आया इसका मतलब आपने उसको एनर्जी प्रोवाइड करा। उसको क्या प्रोवाइड करा दिया, एनर्जी प्रोवाइड करा दिया। इसीलिए कहा गया दैट इज द ट्रांसफर। एंड ट्रांसफर दो चीजें कर सकते हैं, एक मैटर का ट्रांसफर कर सकते हैं और दूसरा किसका ट्रांसफर कर सकते हैं, एनर्जी का ट्रांसफर कर सकते हैं।
एक मैटर का ट्रांसफर कर सकते हैं और दूसरा किसका ट्रांसफर कर सकते हैं? एनर्जी का ट्रांसफर कर सकते हैं। दोनों का ट्रांसफर एक साथ भी कर सकते हैं। मैटर भी ट्रांसफर हो, एनर्जी भी ट्रांसफर हो, तो उसको हम कहते हैं यस, दोनों एक साथ ट्रांसफर किया। इसलिए जैसे मैंने अभी आपको बताया, गरम रॉड अपने दोस्त के हाथ में दे दो, ऐसे पकड़ेगा, उसने उसको मास मिला, उसको एनर्जी मिली। जैसे ही गरम रॉड हाथ में आई वैसे उसने उछलना शुरू कर दिया। इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी का भी ट्रांसफर हुआ, मास का भी ट्रांसफर हुआ। चीजें समझ में आ रही हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मैं एक समराइज करूं छोटी सी बात पे, तो कहेंगे कि हमें अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात करना है तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब हुआ हीट इन मोशन। हीट कहीं ना कहीं एनर्जी से रिलेटेड है, मतलब एनर्जी इन मोशन, मतलब जब जब एनर्जी दोगे तब तब मोशन आएगा। और ये पूरी दुनिया सिर्फ एनर्जी के पीछे भाग रही है, बाकी कुछ नहीं चाहिए किसी को, सिर्फ एनर्जी चाहिए। अब किस फॉर्म में चाहिए, दैट इज द डिफरेंट थिंग। किस फॉर्म में एनर्जी चाहिए, दैट इज द डिफरेंट थिंग। किसी को कुछ काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, किसी को मारने के लिए एनर्जी चाहिए, किसी को और कुछ करने के लिए, सिर्फ एनर्जी के अलावा कुछ है ही नहीं दुनिया में। इसी एनर्जी के पीछे पूरा खेल है, इसी एनर्जी के पीछे पूरा खेल है। पैसा भी मास का ट्रांसफर है, साथ में जब पैसा मिलता है ना तो आदमी उछलने लगता है, तो कहीं ना कहीं पैसे से भी उसको कुछ एनर्जी मिलती है। वो कहने का मतलब हुआ कि दुनिया सिर्फ एनर्जी के पीछे परेशान है, इसलिए एनर्जी की बात करेंगे। अब एनर्जी दो चीजें हो सकती हैं, एक ऑन द स्टेट, समझिएगा जो मैंने कहा, एक ऑन द स्टेट हो सकती है, एक इन मोशन हो सकती है। ऑन स्टेट का मतलब फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, जैसे एंट्रोपी, जैसे इंटरनल एनर्जी हो गया, एंथैल्पी हो गया, गिब्स फंक्शन हो गया, एक्सेट्रा। इन मोशन का मतलब हुआ कि मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी दो ही हो सकते हैं। एक या तो हीट के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर करा सकते हैं, दूसरा वर्क के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर करा सकते हैं। जब हीट के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर करा सकते हैं, वर्क, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं एनर्जी ट्रांसफर कराने का, आप और कोई तरीके से ट्रांसफर नहीं करा सकते हैं। एनर्जी ट्रांसफर कराने के केवल दो तरीके हैं, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी दो ही तरीके हैं, एक को कहते हैं हीट, दूसरे को कहते हैं वर्क। तो मोड हो गए। अब अगर ट्रांसफर कराना है, इसका मतलब हुआ, अब मैंने कहा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी हो सकती हैं, लेकिन आपको किस फॉर्म में एनर्जी चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। अब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को अगर कन्वर्ट करना है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। जहां ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसी को थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। तो थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फॉर्म्स। जो एनर्जी के फॉर्म को ट्रांसफॉर्मेशन डील करती है उसी को थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। अब मैंने बताया कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन कराना है तो ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब बॉडीज का इंटरैक्शन होगा। बॉडीज एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगी, एक दूसरे के पास आएंगी, एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगी। जब तक एक दूसरे के पास नहीं आएंगी तब तक वो एनर्जी का या मास का ट्रांसफर नहीं करेंगे। यानी ना तो अब एक दूसरे के पास आना है, यानी इंटरैक्ट होना जरूरी है। यानी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इंटरैक्शन जरूरी है। इंटरैक्शन होगा बॉडीज का तो कुछ ट्रांसफर होगा। जो ट्रांसफर होगा, दो ही चीजें दुनिया में ट्रांसफर हो सकती हैं, तीसरी कुछ भी नहीं ट्रांसफर हो सकती है। एक मैटर ट्रांसफर हो सकता है। मैटर का मतलब जिसका कुछ मास हो और जिसका कुछ वॉल्यूम हो उसको मैटर कहा जाता है। दूसरा क्या ट्रांसफर हो सकता है? एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। अब वो किस फॉर्म में एनर्जी होगी, दैट इज द डिफरेंट थिंग। लेकिन दो चीजें ट्रांसफर होंगी, एक को मैटर कहा गया, एक को एनर्जी कहा गया। मैंने कहा मैटर का मतलब
मतलब हुआ आप मुझसे मिले, मैंने आपको ये पेन दिया, दिस इज द मैटर ट्रांसफर, यानी इस पेन का मास है, इस पेन का वॉल्यूम है, इसलिए इसको मैटर ट्रांसफर कहा गया। दोबारा आप मुझसे मिले, मैंने इस पेन को एक रॉड लिया, उसको आग में खूब गर्म कर दिया, जैसे ही गर्म किया और कह दिया कि लो आपके हाथ में दे दिया, जैसे ही आपके हाथ में वो गर्म रॉड आया आप उछलने लगे, यानी आपको मास, यानी रॉड एक मास है, मैटर है, साथ में रॉड गरम है, इसका मतलब एनर्जी हाथ में आई, और जिसको एनर्जी मिलती है वो उछलने लगता है, उसके अंदर मोशन आ जाता है। आपको एनर्जी मिली, आपको गरम रॉड मिला, आप उछलना शुरू कर दिए, मतलब आप में मोशन आ गया। इसका मतलब दो चीजों का ट्रांसफर हो सकता है कि या तो मैटर का ट्रांसफर होगा या तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा। दो ही तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, या तो हीट के फॉर्म में ट्रांसफर होगा या तो वर्क के फॉर्म में ट्रांसफर होगा। इसके अलावा और कोई तरीके नहीं है ट्रांसफर होने के। आप कीजिए, एनर्जी के ट्रांसफर करने के दो तरीके हैं, या तो हीट या तो वर्क। और ट्रांसफर होने के लिए इंटरैक्शन जरूरी है, जब इंटरैक्शन होगा तभी ट्रांसफर होगा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपके मम्मी पापा कहते उस लड़के से मिलना मत, गलत चीजें सीख लोगे, जब तक मिलोगे नहीं तब तक ट्रांसफर नहीं होगा। इसका मतलब ट्रांसफर होने के लिए मिलना जरूरी है, ठीक है। तो एक मुलाकात जरूरी है, बिना मुलाकात के कुछ नहीं होने वाला है। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। मुझे लगता है इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आज हमने बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है, कहां से चले कहां पे गए, उन चीजों की डिफिनीशन तो आपको स्लाइड में मैं दिखा दूंगा, लेकिन इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे चीजों की शुरुआत करते हैं, वो आपको समझ में आना चाहिए। ओके, थैंक यू।